पता नहीं इस खेत में अच्छी फसल कब आएगी। जितनी बार भी कोशिश कर लूं, पर फसल सूख ही जाती है। अरे अब यही सोचते मत बैठिए, जाइए और उस पड़ोसी मोहन से बात कीजिए। उसके खेत से पानी का कोई प्रबंध होता है क्या? जाइए और देखिए। अरे वो मोहन कहाँ देने वाला है पानी? फिर भी तुम कहती हो तो जाकर देखता हूँ। हरिया मोहन के खेत में जाता है। मोहन, फसल को पानी दे रहे हो? हाँ, धूप बढ़ रही है ना, इस समय खेत में 2 बार पानी देना जरूरी है। तुम्हारी बात भी सही है। अच्छा है, तुम तो 2 बार फसल को पानी दे रहे हो और मेरे पास 1 बार देने के लिए भी पानी नहीं है। तुम अगर अपने कुएं से थोड़ा पानी दे देते तो। अरे मैं कैसे दे सकता हूँ? अभी मेरे कुएं में भी इतना पानी नहीं बचा है। मैं ही विचार कर रहा हूँ कि आगे अपने खेत के लिए पानी का प्रबंध कैसे करूँ। हरिया अपने खेत में वापस आता है। उसने पानी के लिए मना कर दिया। जी, मुझे तो लगता है कि अब हमें अपने खेत में ही कुआं खोद लेना चाहिए। हमारे ही खेत में कुआं होगा तो हमें कभी पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तुम कह तो ठीक रही हो, पर कुआं खोदने के लिए कितना धन लगता है और इतना धन कहाँ है हमारे पास। हम तो 2 समय की रोटी भी जैसे तैसे खा पा रहे हैं। अब आप एक काम कीजिए, आप मुखिया से जाकर मिलिए, उनसे कुछ कर्जा ले लीजिए। हरिया मुखिया के पास आता है। राम राम सरकार। बोलो हरिया, क्या काम है? सरकार, थोड़ा कर्जा चाहिए था, खेत में कुआं बनवाना है। क्या अब खेत में कुआं बनवाना है? तुम्हारा तो पिछला कर्जा भी तुमने नहीं चुकाया है अभी तक। हाँ सरकार, एक बार कुआं बनवा लूं, फिर फसल को पानी मिलता रहेगा और फसल अच्छी आएगी तो मैं आपका सारा कर्जा एक साथ उतार दूंगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो दे देता हूँ तुम्हें कर्जा। हरिया मुखिया से कर्जा लेता है और मजदूरों को बुलाकर कुआं बनाने के काम पर लग जाता है। 2 दिनों के बाद कुआं बनकर तैयार हो जाता है। शाम के समय कुएं का काम पूरा खत्म हो जाता है। हरिया और कांता देखते हैं कि कुआं पानी से पूरा भर गया है। अरे वाह, ये कुआं तो पानी से पूरा भरा हुआ है। देखिए, मैंने कहा था ना, अब देखिए हमारी फसल भी कैसे लहराने लगेगी। हाँ, हम कल सुबह खेत में पानी देने के लिए आते हैं। हरिया और कांता खुश होकर अपने घर चले आते हैं। दोनों इतने खुश होते हैं, उन्हें अब पानी की कोई चिंता नहीं होती। दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों जल्दी उठकर अपने खेत में आते हैं। जैसे ही कुएं के पास आते हैं, वो देखते हैं कि कल जहां पानी से भरा हुआ कुआं था, आज उस जगह पर मिट्टी के सिवा और कुछ नहीं होता। अरे ये क्या, कुआं कहाँ गया? हाँ, मैं भी वही देख रही हूँ। कल पानी से भरा हुआ कुआं आज कहीं गायब हो गया। क्या हो रहा है ये? अरे इतनी मेहनत से वो कुआं हमने बनवाया था, कहाँ चला गया? जमीन निगल गई या आसमान खा गया हमारे कुएं को? वही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो कोई मनुष्य या प्राणी नहीं है कि ऐसे लुप्त हो जाए। अरे मैंने मुखिया से कर्जा लिया है, अब अगर कुआं ही नहीं होगा तो फसल कैसे आएगी, और फसल नहीं आएगी तो मुखिया का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? हरिया हताश होकर बैठ जाता है। कांता भी हताश हो जाती है। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनका कुआं ऐसे लुप्त कहाँ हो सकता है। कुछ देर के बाद, सुनिए जी, मैं क्या कहती हूँ, आप महाराज से जाकर मिलिए। अरे महाराज के पास जाकर क्या करूँगा? महाराज के पास जाकर उन्हें बताइए कि किसी ने हमारे कुएं को चोरी कर लिया है। क्या कुएं की चोरी हुई है? हाँ, अब हमने इतनी मेहनत और खर्चा करके कुआं बनवाया था और वह यहाँ नहीं है। इसका अर्थ यही है ना कि उसकी चोरी हुई है। आप जल्दी जाइए। अरे कुआं चोरी हो गया है, यह सुनकर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, पूरा गांव हंसेगा मुझ पर। महाराज को भी मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा। वो सब मैं नहीं जानती हूँ, अभी महाराज ही हमारी सहायता कर सकते हैं। कांता की बात सुनकर हरिया महाराज के राजसभा में आता है। महाराज की जय हो। बताओ, क्या समस्या है तुम्हारी? महाराज, मेरा कुआं चोरी हो गया है।
क्या चोरी हुआ है? और वो भी कुआं? ऐसा कैसा विचित्र कुआं है तुम्हारा जिसकी चोरी हो गई है? महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। 2 दिन मजदूर लगाकर मैंने अपने खेत में कुआं बनवाया था। कल रात पानी से भरा हुआ वो कुआं मेरे खेत में ही था, पर जब आज सुबह मैंने और मेरी पत्नी ने खेत में फसल को पानी देने के लिए गए तब कुआं वहाँ नहीं था। क्या बोल रहे हो तुम? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। कोई कुआं अपनी जगह से कैसे लुप्त हो सकता है? महामंत्री, आपने कभी इस विषय में कुछ सुना है कि कोई कुआं अचानक से लुप्त हो गया हो? नहीं महाराज, ऐसी विचित्र घटना तो मैंने जीवन में आज पहली बार सुनी है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। यह व्यक्ति अवश्य झूठ बोल रहा है। यह राज्यसभा का समय व्यर्थ कर रहा है। अरे नहीं महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं एक गरीब किसान हूँ। मैंने मुखिया से कुआं बनवाने के लिए कर्जा लिया है। आप चाहे तो उनसे पूछ लीजिए। महाराज महामंत्री को आदेश देते हैं और मुखिया को राज्यसभा में बुलाया जाता है। मुखिया, बताओ, इस किसान ने तुमसे कुछ दिन पहले कुआं बनाने के लिए कर्जा लिया था? हाँ महाराज, ये कुछ दिन पहले मेरे पास आया तो था और कह रहा था कि उसे अपने खेत में कुआं बनवाने के लिए कर्जा चाहिए और कह रहा था कि अच्छी फसल होने के बाद सारा कर्जा एक साथ उतार दूंगा। देखिए महाराज, मैंने कहा था ना, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने कुआं बनवाया था, पर अब वो गायब हो गया है। महामंत्री, आप स्वयं इस किसान के खेत पर जाकर देखिए। यदि वह कुआं वहां बना होगा तो उसके कोई चिन्ह मिलेंगे। महामंत्री हरिया के साथ उसके खेत में आते हैं। महामंत्री पूरे खेत को ध्यान से देखते हैं और फिर से महल में चले जाते हैं। महाराज, मैंने उस किसान के खेत का पूरा ध्यान से निरीक्षण किया है, परंतु उस खेत में 2 दिन पहले कोई कुआं बना हो ऐसा कोई चिन्ह नहीं थे। समझ नहीं आ रहा है कि वह किसान हमसे झूठ क्यों बोल रहा है। महामंत्री, आप उस किसान पर नजर बनाए रखिए। मुझे तो वह किसान भी उसके कुएं की तरह विचित्र लग रहा है। शाम हो जाती है। कांता और हरिया अभी तक खेत में ही बैठे हुए थे। अंधेरा हो जाता है और अचानक वह कुआं उसी स्थान पर प्रकट हो जाता है जहां कल उसे बनवाया गया था। उस कुएं से पानी बहने लगता है। कांता और हरिया उस पानी से भरे हुए कुएं को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। मेरा तो मेरी आंख पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये कुआं यहाँ अपने आप कैसे प्रकट हो गया? अब ये सब छोड़ो। अब यह कुआं प्रकट हो ही गया है तो खेत में पानी दे देते हैं। दोनों भागकर कुएं के पास जाते हैं। हांडा उठाकर उसे रस्सी से बांधकर कुएं में डालकर पानी निकालने लगते हैं। जब हरिया कुएं से हांडा बाहर निकालता है तब वो खाली होता है। ये क्या? कुएं में इतना पानी भरा हुआ है, फिर भी ये हांडा खाली कैसे है? आप रुकिए जी, मैं देखती हूँ। अब कांता आगे जाती है और हांडे को कुएं में छोड़ती है। वो हांडे को कुएं से बाहर निकालती है। वो भी खाली होता है। अब दोनों डर जाते हैं। सुनिए जी, मुझे यह कुआं कुछ विचित्र प्रकार का लग रहा है। हमें इस कुएं से दूर ही रहना चाहिए। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह सब क्या हो रहा है? चलो अभी हम घर चलते हैं, कल आकर सोचेंगे क्या करना है। कांता और हरिया घर आते हैं। अगले दिन दोनों डरते हुए खेत में जाते हैं। तब फिर वो कुआं वहां नहीं होता। अब तो दोनों के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। कांता हरिया से कहती है, ये कुछ अजीब हो रहा है। हमें किसी ज्ञानी की सहायता लेनी चाहिए। दोनों वन में चले जाते हैं। वन में एक बहुत बड़े साधु थे जिन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान के विषय में सब ज्ञान था। साधु बाबा, हमारा रक्षण कीजिए। क्या हुआ पुत्र? साधु बाबा, मेरे खेत में बनाया हुआ कुआं अचानक गायब हो जाता है। हाँ साधु बाबा, हमने बड़ी मेहनत से कुआं बनवाया था, पर सुबह जब हम खेत में जाते हैं तो वह कुआं अपने स्थान पर नहीं होता। बाबा जी, आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। आपको तो तीनों कालों का ज्ञान है। आप ही बताइए कि उस विचित्र कुएं का रहस्य क्या है।
पुत्र, हमारे इस जन्म में जो भी अनुभव हमें आते हैं उसकी कड़ियां हमारे पिछले कई जन्मों से जुड़ी होती है। तुम्हारे साथ यह जो विचित्र घटना घट रही है उसकी कड़ी भी तुम्हारे किसी पिछले जन्म से जुड़ी हुई है। आप क्या कह रहे हैं साधु बाबा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुत्र, तुम्हारे पिछले जन्म में तुम एक बहुत बड़े सेठ थे। उस समय तुम बहुत धनवान थे और तुम्हारे बड़े बड़े खेत थे और उन्हीं खेतों में एक बड़ा सा कुआं भी था। कुआं इतना बड़ा था जो पूरे गांव की प्यास बुझा सकता था। उस कुएं का पानी कभी खत्म नहीं होता था। एक बार गांव में अकाल पड़ा था और एक दिन सेठ जी, गांव में अकाल पड़ा है। आपके खेत के कुएं में इतना पानी है, अगर आप कहें तो मैं थोड़ा पानी अपने घर ले जाऊं। घर में बिल्कुल भी पानी नहीं है। पूरे गांव में मेरा ही कुआं है क्या, जो तुम मेरे कुएं में पानी लेने आ गई? सेठ जी, गांव के सभी कुएं सूख गए हैं। किसी भी कुएं में पानी नहीं है। सभी गांव वाले प्यासे हैं। इसका मतलब है कि अगर मैंने तुम्हें पानी दे दिया तो एक एक करके सभी गांव वाले मेरे कुएं से पानी लेने आएंगे। मैं नहीं दूंगा तुम्हें पानी। चले जाओ यहाँ से। लक्ष्मी काकी चली जाती है। उसे रास्ते में सुधा मिलती है। उसके हाथ में खाली हांडा था। क्या हुआ लक्ष्मी काकी, दे दिया सेठ ने पानी? अरे कहाँ, वो सेठ तो बड़ा ही दुष्ट है। हम सबकी जमीनें उसके पास गिरवी हैं। उसका ब्याज जीता है और हम पर ही रौब जमाता है। वो मुझे बोल रहा था कि जाओ कहीं और, किसी और गांव से पानी भर लो। क्या उसने ऐसा कहा? आपने उसे बताया नहीं कि सभी कुएं सूख चुके हैं? हाँ, मैंने उसे कितना कहा कि गांव में सिर्फ आपका ही कुआं ऐसा है जो पानी से भरा हुआ है। तो कहने लगा कि फिर एकाएक करके पूरा गांव मेरे कुएं से पानी लेने आ जाएगा। उस दुष्ट के पास अभी पानी है, इसीलिए उसे बहुत घमंड आया है। पर अगर कभी ऐसा दिन आया कि उसे पानी के बिना तड़पना पड़े, कब उसे हमारी पीड़ा का अनुभव होगा। तुम सही कह रही हो सुधा, पर वो तो बाद की बात है। अभी हम सब क्या करें? पानी का प्रबंध कैसे करें? पूरे गांव में पानी के बिना लोगों की हालत खराब हो रही है। अरे मैंने तो सुना है कि कुछ लोग यह गांव छोड़कर कहीं और जाकर बसने का विचार कर रहे हैं। अब सबके पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। अगर पानी का प्रबंध नहीं हुआ तो हमें भी ये गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। कब तक हम पानी की प्रतीक्षा में यहाँ रह सकते हैं? ऐसे ही कुछ और गांव वाले सेठ के पास आते हैं और पानी मांगते हैं, पर सेठ किसी को पानी नहीं देता। फिर सभी गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़कर पानी की तलाश में निकल जाते हैं। सभी अपने कपड़ों की पोटलियां लेकर वन के मार्ग से जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक शिकारी राजू मिलता है। आप इतने लोग एक साथ कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हमारे गांव में अकाल पड़ा है। एक बूंद भी पानी नहीं है किसी के पास। हम सब पानी की तलाश में गांव छोड़कर जा रहे हैं। अब जहां पानी का प्रबंध हुआ वहीं हम अपना नया गांव बसा लेंगे। अच्छा, मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। इस वन के उस पार एक नदी है। उस नदी में पूरे साल पानी रहता है। आप सब उस नदी के पास रहने जा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, पर वो वन की नदी है तो हमें किसी जंगली जानवर से संकट भी हो सकता है। नहीं काकी, मेरे होते हुए आप सभी इस वन में सुरक्षित हैं। कोई भी प्राणी आपको कोई संकट नहीं देगा। राजू भैया, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? मैं बचपन से ही इसी वन में रहता हूँ। मैं इस वन के सभी प्राणियों को पहचानता हूँ। ये प्राणी कभी भी बिना किसी कारण के किसी पर आक्रमण नहीं करते। ये वन उनका घर है। अगर हम अपनी मर्यादा में रहें तो वे भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते हैं। आप निश्चिंत हो जाइए। इतने सालों से यहाँ रहने के कारण से मैं यहाँ के पक्षी और प्राणियों की भाषा भी समझने लगा हूँ। सभी गांव वाले राजू शिकारी के पीछे चलने लगते हैं। सभी उस नदी के पास आकर रुकते हैं। गांव वाले नदी को देखकर भागकर नदी के पास जाते हैं। सभी गांव वाले पानी पीकर तृप्त हो जाते हैं और राजू शिकारी को धन्यवाद देने लगते हैं। राजू शिकारी उन सब का रक्षण करने के लिए उनके साथ ही रहने लगता है। तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म में सभी गांव वालों के श्राप लगे हैं। तुमने तुम्हारे पास इतना पानी होते हुए भी उनकी सहायता नहीं की, इसलिए ईश्वर ने भी तुम्हें दंड दिया है और इस जन्म में तुम एक गरीब किसान बनकर जन्मे हो। साधु बाबा, मेरे पूर्व जन्म में मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, पर अब मैं उसका समाधान कैसे करूं? तुम्हारे महाराज के पास जाओ
महाराज ने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य का काम किया है। तुम्हारे महाराज वही राजू शिकारी हैं जिन्होंने सभी गांव वालों को पानी तक पहुंचाया था। तुम महाराज को यह सब बताओ, फिर महाराज को कुएं से पानी निकालने को कहो। जब महाराज उस कुएं को स्पर्श करेंगे तो वह कुआं हमेशा के लिए उसी स्थान पर स्थित हो जाएगा। महाराज के पुण्यवान हाथ जब उस कुएं को स्पर्श करेंगे तब उसका पानी हांडे में भी आ जाएगा। हरिया और कांता साधु बाबा को प्रणाम करके महाराज के पास आते हैं। हरिया महाराज को साधु बाबा के बताई हुई पूरी बात बता देता है। यह तुम क्या बोल रहे हो किसान? तुम अब महाराज को तुम्हारे कुएं का पानी निकालने को कह रहे हो? नहीं मंत्री जी, ये मैंने नहीं, साधु बाबा ने कहा है। आप चाहें तो साधु बाबा को भी बुला लीजिए। महामंत्री जी, साधु बाबा ने यदि ऐसा कहा है तो हमें उनके आदेश का पालन करना चाहिए। सभी हरिया के खेत में आते हैं। महामंत्री साधु बाबा को भी लेकर आते हैं। महाराज के खेत में आते ही वो कुआं वहां फिर से प्रकट हो जाता है। महाराज उस कुएं के पास जाकर उसे स्पर्श करते हैं और कुएं में हांडा डालते हैं। जब महाराज हांडे को बाहर निकालते हैं तब वह पानी से भरी हुई होती है। अरे यह तो चमत्कार हो गया साधु बाबा, हांडा पूरा भर गया। जो हांडा मेरे और मेरी पत्नी ने कुएं से निकाला तब खाली था, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं था। पुत्र, यह चमत्कार नहीं है, आज तुम्हारे पिछले जन्मों के पापों का नाश हो गया है और गांव वालों से मिले हुए श्रापों का समाधान हो गया है। इसीलिए अब यह कुआं हमेशा पानी से भरा हुआ रहेगा। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, जो कोई भी जिसे भी तुम्हारी सहायता की आवश्यकता हो, जिसे तुम्हारे कुएं से पानी की जरूरत हो, उसे तुम पानी के लिए कभी ना नहीं कहोगे।